जी हाँ, सावधान आ रहा है महातूफान। बिपरजॉय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक बुला ली है। बड़ी खबर, तूफान से बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तय करेंगे तमाम चीजें। बिपरजॉय तूफान का कई राज्यों में दिखने लगा है असर। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बिपरजॉय को लेकर आईएमडी का भी अलर्ट जारी। गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर सबसे ज्यादा प्रहार हो सकता है बिपरजॉय का। इसके चलते बड़ी तेज हवाएं चलने लगी हैं तटीय इलाकों में। 15 तारीख 14 तारीख की रात से लेकर 15 तारीख की दोपहर के बीच में लैंडफॉल रहेगा तमाम तटीय इलाकों में और इसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। इस तूफान के चलते की जाने वाली तैयारियों पर पहले से ही एनडीआरएफ को तमाम तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है, जिससे हालात बिगड़ने की स्थिति में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। अभिषेक मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जतिन रावल इस वक्त गुजरात से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुंबई का तटीय इलाका यहां पर असर दिखना शुरू हो गया है, तैयारियां तेज हैं। वहीं गुजरात में भी एनडीआरएफ को उतार दिया गया है। क्या तैयारियां हैं इस वक्त मुंबई में और अभी क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या मौसम में बदलाव होने बिपरजॉय के चलते अभी से शुरू हो गए हैं? देखिए, बिपरजॉय का बिल्कुल असर मुंबई में थोड़ा बहुत देखा गया है राजू, लेकिन उतना असर नहीं देखा गया जिस तरीके से गुजरात में खास असर है। तो गुजरात में जो हिट करने वाली जो जानकारी आई है 15 तारीख को हिट कर सकता है गुजरात। तो गुजरात में तेज हवाओं के साथ लगातार समुद्र में जो उफान कहते हैं वो आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसका तेज हवाओं के कारण मुंबई में बिल्कुल असर पड़ा, क्योंकि मुंबई गुजरात को सटा हुआ इलाका है और गुजरात कोकण का इलाका कटा हुआ इलाका खास तौर से है। तो कहीं कहीं यहाँ पर थोड़े बहुत असर जरूर दिखाई पड़े, लेकिन देखिए जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त धूप है। बरसात बिल्कुल रात भर यहाँ हुई है, लेकिन बहुत तेज बरसात नहीं हुई है, स्लो बरसात हुई है तेज हवाओं के साथ। बहुत जगहों पर तेज हवाएं चली हैं, कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं रोड पर, तो कई तकलीफें हुई हैं, लेकिन अधिक नुकसान खासतौर से कह सकते हैं मुंबई और आसपास इलाकों में नहीं हुआ है। और अभी मुंबई में शांत हवा है, कोई तेज हवा नहीं, रह रहकर तेज हवाएं चल जाती है, लेकिन अधिक जो असर है वह खास गुजरात के लिए ही कहा गया है कि 15 तारीख को हिट करेगा गुजरात। लेकिन इन इलाकों में खासतौर से मुंबई, पालघर और नवी मुंबई, ठाणे, तमाम जो ऐसे रायगढ़ का इलाका है, पनवेल का इलाका है, जो कोकण का तटीय इलाका आता है, जहां पर इसका असर देखा जा रहा था, वह असर थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वह असर जो हवाओं का रुख है गुजरात की तरफ मुड़ा है। और अभी बहुत अधिक चिंता वाली बात खासतौर से महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन महाराष्ट्र में या यूं कहें मुंबई में मानसून का आगमन हो चुका है। यूं तो 10 जून को हर साल मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार एक दिन बाद यानी 11 जून को मानसून आया है, क्योंकि केरला में भी 10-5 दिन बाद मानसून देरी से आया है। तो जरूर जो प्रॉपर मानसून है, यानी जो इस तरीके से बरसात, तेज घमाझम बरसात मुंबई में या महाराष्ट्र में होती, वह बरसात नहीं मुंबई में अब तक हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों की बात करें हम, चाहे औरंगाबाद की बात करें, नांदेड़ की बात कर लें, अहमदनगर की बात कर लें, जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात हो रही है, उससे किसान कम से कम कहीं नहीं संतोष का सांस ले रहे हैं कि जरूर उनकी राहत की बात है कि अगर बरसात हो रही है तो जरूर एक अच्छी बात उन लोगों के खासतौर से है। लेकिन मुंबई के लोग अभी भी बरसात में तरस रहे हैं यूं कहें। और सबसे खास बात देखिए, मुंबई की चिंता की बात ये भी आगे जोड़ के बताऊंगा आपको, क्योंकि मुंबई में जो पीने की पानी की जो सप्लाई, जो झीलें होती हैं, वहां जो सप्लाई की पानी जो किया जाता है, उन झीलों में भी पानी कम हो चुका है। करीबन 15 से 20% ही पानी बचा हुआ है। अगर इस तरीके पानी डेली मुंबई में और आसपास सप्लाई किया जाता है तो करीबन 1 से 1.5 महीने ही पानी चल पाएगा। यूं कहें कि अगर बरसात मुंबई में तेज नहीं होती है, सही से नहीं होती है, मुंबई वासियों के लिए पीने की पानी। चलिए, बिपरजॉय को लेकर जो वहां पर तैयारी है, बिपरजॉय का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है, मौसम में बदलाव भी है जैसा आप बता रहे हैं। मैं रुक कर लेता हूं, मेरे साथी जतिन रावल इस वक्त जुड़े हुए हैं गुजरात से मेरे साथ। जतिन, गुजरात पर भी बिपरजॉय का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि गुजरात के पास एक बड़ी तटरेखा है जहां पर सीधे सीधे समुद्र से लगता है, क्या तैयारियां वहां पर हैं? क्या मौसम में बदलाव शुरू हो गए हैं? जामनगर की बात करें, अमरेली के किनारे द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, क्या वहां पर तैयारी है? वहां पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें गुजरात में सबसे लंबा जो तटीय किनारा है वो गुजरात के पास है 1600 किलोमीटर का। और जो ये बिपरजॉय जो यहाँ से जब गुजरने वाला है, यहाँ से पास होके गुजरने वाला है, एक तो पहली बात की लगातार अपनी दिशा जो है वो बदलता रहा है। और तो ये सभी जितना भी पूरा तटीय इलाका है, सभी जगह पर जो है अलर्ट लगा दिया गया है। उसमें भी खास करके सबसे ज्यादा जो अलर्ट है वो द्वारका और सोमनाथ दोनों जगह पर, क्योंकि दोनों के पास बहुत
लंबा तटीय किनारा है। और इन दोनों जगह पर देखा गया है कि मौसम में बदलाव जो है वो अभी से शुरू हो गया है। दोनों जगह पर अगर द्वारका की बात करें तो द्वारका में कल ही दरिया जो समंदर में जो लहरें थी वो इतनी 15 से 20 फुट जितनी ऊंची उड़ रही थी, और इतना हुआ था कि वो लहरें उठ के सीधी जो द्वारका का जो बाजार था, बाजार के अंदर आ गया था। बाजार में पानी भी बहुत जगहों पर पानी भी भर गया था, और इसी की वजह से एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर कल से ही जो है वो तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ लाइट जाने की भी, बिजली की भी संभावना रहेगी, तो उसी की वजह से जनरेटर की भी हर एक जगह पर जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम को कायम करने में कोई दिक्कत ना हो उसकी वजह से ये जो कड़ा बंदोबस्त है वो सभी जो तरह से देखा गया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र भाई पटेल है उनके द्वारा अलग अलग मंत्रियों को इनकी पूरी जो जवाबदारी है वो सौंपी गई है। तो साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ कि 35 लोगों की मूसलाधार बारिश की वजह से इस तूफान में मौत हो गई, तो ऐसा कुछ यहाँ पर कोई भी घटना घटित न हो उसकी वजह से जो जितने 7 जिलों में जो अलर्ट रखा गया है वहां पर स्कूल जो है वो 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है, जिससे कि किसी भी कोई हानि ना हो इसमें। और कोई पवन की वजह से, क्योंकि पवन भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 125-130 किलोमीटर की रफ्तार से जो पवन है वो चलने वाला है, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें सामने ना आए आने वाले समय में, उसको देखते सारी जो व्यवस्था है वो अभी कर दी गई है। फ्लाइट को बिल्कुल असर पड़ने वाला है इससे, क्योंकि अहमदाबाद है, जामनगर है, ऐसे ही बहुत सारे एयरपोर्ट है, वहां पर फ्लाइट में लैंडिंग में फर्क पड़ सकता है। क्योंकि हालांकि जामनगर में तो अभी फ्लाइट बंद ही कर दी गई है पवन की वजह से, लेकिन अहमदाबाद में अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्लाइट में कुछ कोई कैंसलेशन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कल रात तक हो सकता है कि अहमदाबाद में भी फ्लाइट में दिक्कतें। चलिए बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं जतिन, बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद सवालों का सिलसिला करेंगे, क्योंकि बिपरजॉय तूफान एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसका उड़ानों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट का एक रनवे बंद कर दिया गया है, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, ज्यादातर फ्लाइट्स यहाँ पर देश और विदेश से दिन भर यहाँ पर आती रहती हैं। व्यस्तम एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर एक रनवे को बंद करना पड़ा है अभी एहतियातन, और एयर इंडिया के सूत्र ये कह रहे हैं कि कई फ्लाइटों को रद्द भी करना पड़ा है। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति के ऊपर आपसे बात कर लेते हैं। फ्लाइट रद्द करना, डाइवर्ट करना, इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। देखिए बिल्कुल, जब कल तेज बरसात कुछ हुई और तेज हवाओं के साथ तेज हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर हो रहा था। इसकी वजह से ही एक रनवे बंद किया गया। हालांकि मुंबई में एक रनवे नहीं है, कई अन्य और रनवे है, जिसकी वजह से फ्लाइटें टेक ऑफ और लैंड कर पा रही है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हवाई सफर पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, क्योंकि एक रनवे बंद होने की वजह से बिल्कुल थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके दिया गया है, और उन्होंने साफ साफ रिग्रेट भी किया है, क्षमा मांगा है कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से रनवे बंद करना पड़ा है। तो जरूर उसका लगातार काम चल रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन हवाएं तेज चल रही हैं, और तेज हवाओं के कारण कहीं अधिक नुकसान ना हो इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। तो जरूर एक रनवे मुंबई एयरपोर्ट का बंद हुआ, जिसकी वजह से कई सारे फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है, या यूं कहें कई जगहों पर लेट चल रही है। ये तकलीफ जरूर मुंबई वासियों को, या फिर जो मुंबई से जाने वाले लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है। उनको सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन रुख कर लेते हैं अभी इस वक्त की बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। रौद्र रूप लेने लगा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि रौद्र रूप लेने लगा है, और मौसम विभाग ने गुजरात में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। एनडीआरएफ टीम को पोरबंदर में तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, और यही वो सवाल है जो बहुत ज्यादा चिंतित भी करता है। जतिन रावल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तटीय इलाकों की बात कर रहे हैं, तो पोरबंदर का जिक्र आप भी कर रहे थे। पोरबंदर को लेकर भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये पूरा इलाका जो गुजरात का तटीय इलाका है, इस सब में और क्या क्या तैयारी की गई है? मछुआरों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? क्या लोगों को तटीय इलाकों से पीछे आने को कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल मैंने जिस तरह से बताया कि गुजरात में जो सात जितने जिले हैं जहां पर तटीय किनारा जो है वो लगता है, उन सभी जगहों पर जो है
ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो साथ ही साथ मछुआरों को ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि मछुआरों को किसी भी प्रकार से समंदर में जो है अभी किसी भी स्थिति में जाना नहीं है, जब तक उनको आगे की जानकारी जो उनको प्राप्त न हो, आगे उनको निर्देश जब तक न दिए जाए तब तक किसी को भी दरिया किनारे के पास में भी नहीं जाना है। सबको अपने अपने घरों पर रहना है, सबको बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया है, क्योंकि पोरबंदर है, द्वारका है, सोमनाथ है, वहां पर प्रवासी जो है वो ज्यादा आते जाते रहते हैं, तो प्रवासियों को भी अभी रोक लगा से जो सुरक्षा की जो पूरी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम सभी जगहों पर जो है वो लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई किसी भी स्थिति में पहुंचने के लिए गुजरात की जो प्रशासन है वो संपूर्ण रूप से सक्षम है, और अभी से हर एक मंत्री को जो है अलग अलग जिले जो है वो सौंपे गए हैं, जहाँ पर जो भी तटीय किनारा है वो अलग अलग जगहों पर सौंपे गए हैं। हर जगह पर ठीक है भूपेन भाई पटेल मुख्यमंत्री ने अलग अलग मंत्रियों को जिले सौंप दिए हैं, तटीय इलाकों के की जिम्मेदारी दे दी है कि वहां की तैयारियों को परखें। मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगा इस वक्त। अभिषेक, दो सवाल आपके लिए यहाँ पर। क्या मौसम विभाग ने जैसे गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है गुजरात के तटीय इलाकों के लिए, क्या महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए इस तरह का कोई अलर्ट जारी कर दिया गया है, साउंड कर दिया गया है? मछुआरों को क्या निर्देश दिए गए हैं, और क्या महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात की तरह अपने मंत्रियों को तटीय इलाकों, तटीय जिलों की क्या जिम्मेदारी दी है कि वहां की तैयारियों को वो मॉनिटर करते रहे अपने निर्देशन में? और देखिए, जो मानसून के पहले ही बिल्कुल तैयारी कर लिया चुकी थी कि मानसून के पहले कौन मंत्री, कौन सा अधिकारी कहाँ कहाँ होगा, किधर देखेगा, बिल्कुल इसका जानकारी पहले से चुकी होती है। और तूफान, क्योंकि आपको पता है चक्रवात पहले से आने वाला था, तो जानकारी इसकी पहले से थी। लेकिन यह भी बताया गया था कि बिल्कुल मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बहुत अधिक असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से है तो बिल्कुल अलर्ट रखा गया है। और साथ साथ मछुआरों को बिल्कुल समुद्र में जाने से मना किया गया है कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं। कारण साफ है कि हवाएं तेज चल रही है, उसके वजह से मछुआरे को तकलीफ हो सकती है और उनकी जान माल को नुकसान हो सकता है। इसके लिए मछुआरों को जाने के लिए मना किया गया है। उतना ही नहीं, बल्कि समुद्र के अगर आसपास की बात करें तो जून 4 महीनों में, अगर हम जून से शुरुआत हो जाती है लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक, अगर हम 4 महीने की बात करें तो लगभग 4 महीने में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका भी जाता है। महाराष्ट्र में खासतौर से यह परंपरा रही है कि समुद्र में नहीं जाते, क्योंकि हाई टाइड आता है और बरसात के समय में कहीं की तकलीफें होती है। तो 4 महीनों के लिए मछुआरों का काम करीबन कह सकते हैं लगभग बंद होता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है क्यों, लेकिन जो भी मछुआरे अगर जा रहे हैं जान जुर्म में लेके, उन्हें साफ साफ मना किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में वह ना जाए। और जब आपको पता है कि नारियली पूर्णिमा जब आती है करीबन अक्टूबर के आसपास, उस वक्त से जितने भी मछुआरे हैं वह पानी में उतरते हैं, समुद्र में उतरते हैं, पूजा करके और फिर से मछली मारने के लिए जाते हैं। तो यह तमाम एक जो नियम बनाए गए पहले से, उस हिसाब से लगातार काम हो रहा है। कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। जरूर कहीं पर बरसात हो जा रही है रुक रुक कर, तेज हवाएं बहुत चल रही हैं, तो तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ गिर जा रहे हैं, कहीं और तकलीफें हो रही हैं, हाईवे जाम ना हो, रोड जाम ना हो, किसी घर के ऊपर ना गिर जाए, इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। और इसी वजह से एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को जरूर अलर्ट पे रखा गया है, तैनात भी किया गया है। राजीव। अभिषेक, इस दौरान समुद्र में कितनी ऊंची लहरें उठने का अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती है तो तटीय इलाकों के काफी अंदर तक पानी आएगा, जिससे समुद्री इलाकों, तटीय इलाकों में तो समस्या होगी। जो बसे हुए कस्बे हैं, शहर का हिस्सा है, वहां पर भी तबाही के निशान छूट सकते हैं इस तूफान के दौरान। बिल्कुल, देखिए, अगर लहरें उठती हैं तो लहरें देखिए जाहिर सी बात है 15-20 फीट के आसपास लहरें उठा करती हैं। अगर जो हाई टाइड, जो बड़ी बड़ी हाई टाइडें आती हैं, आप समझिए करीबन 4.82 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर के आसपास लहरें उठती हैं, जिसका मतलब साफ हो जाता है करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई लहरें उठा करती हैं। वह जब लहरें उठती हैं हाई टाइड के दौरान, तो बिल्कुल उसका असर आम जनजीवन पर पड़ता है। जो आसपास के जो झोपड़पट्टियां जो हैं, जो लोग रहते हैं, उनको तकलीफें हो सकती हैं। इसी वजह से वो आसपास के लोग जो हैं उनको बिल्कुल हटाया जाता है, उनको सेफ जगह भेजा जाता है, ताकि अगर हाई टाइड के दौरान या फिर ऐसे तूफान आ रहे हैं उस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन खास तौर से मैं बताऊं आपको कि मुंबई और आसपास के जो कोस्टल इलाके हैं, जो कोंकण का इलाका कहा जाता है, उस इलाकों में जरूर बरसात, तमाम तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बहुत अधिक खतरा का खास तौर से यहाँ के लोगों के लिए अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है, यह मौसम विभाग ने कहा है।
जतिन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, इस तूफान को देखते हुए, क्योंकि इसका लैंडफॉल जो है गुजरात के इलाके में वो 14 तारीख की रात से और 15 तारीख की दोपहर के बीच रहेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत तभी रहेगी। प्रशासन ने, तटीय इलाकों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? लोगों का क्या जाना प्रतिबंधित किया गया है इस दौरान जबकि बिपरजॉय तूफान अपने चरम पर होगा? जी देखिए, बिल्कुल बिपरजॉय तूफान जो है वो जब अपने चरम पर होगा, यानी कि 14 तारीख रात से ही जो है जितने भी जो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट ये दिया गया है, जहां पर बिपरजॉय की खतरे की सबसे ज्यादा जो जहां पर संभावना है, जैसे द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर है, वलसाड़ है, वापी है, ऐसे इलाके हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। उन सभी जगहों पर जो है बाहर के लोगों को आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम है, उन एनडीआरएफ की टीम के लोग हैं वो लोग जा सकते हैं, प्रशासन के लोग हैं वो जा सकते हैं, पुलिस है वो जा सकते हैं, फायर की गाड़ी है वो जा सकती है। यानी कि ऐसे जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, या तो एनडीआरएफ या तो बचाव कामगिरी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग जो है वो यहाँ पर जा सकते हैं। और उसकी वजह से ही यहाँ पर जो है आज से ही अभी से ही जो है अगर बात करें तो वहां पर सामान्य लोगों, आम लोगों के लिए रास्ते जो है वो अभी से जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी भी द्वारका में और सोमनाथ में देखने को मिला है कि आज से ही नहीं बल्कि कल से ही 15 फुट से ज्यादा ऊंची लहरें जो है उड़ती हुई देखी थी लोगों ने। और हालांकि द्वारका में तो पानी भी अंदर सिटी के अंदर आ गया था। तो अब आने वाले समय में लहरें कितनी ऊंची जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो बता पाएगा। और लेकिन जो भी हो परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जी ठीक है, ये दिन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अभिषेक, क्या कुछ तैयारी है रेलवे की तरफ से वहां पर, क्योंकि लोकल ट्रेनों पर मुंबई बहुत निर्भर करती है, और साथ ही ट्रेनों की भी बात करें या बेस्ट सर्विसेज की बात करें, क्या उस दौरान जबकि ये चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करेगा, तटीय इलाकों से टकराएगा, तब क्या उस वक्त में इनके सस्पेंशन, निलंबन की भी बात की गई है? ट्रेनें रुकी रहेंगी या ये व्यवस्थाएं बंद रहेंगी? देखिए जरूर, क्योंकि एक दिन पहले बिल्कुल थोड़ा बहुत इसका असर पड़ा था, ओवरहेड वायर टूट गया था और जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रेनों की तकलीफें हुई थी। तो देखिए ये डिपेंड करता है, जितना तेज हवाएं आती हैं उस तेज हवाओं की वजह से ही पूरा फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए अभी से फैसला लेना, हालांकि ये बात तो साफ है कि अलर्ट पे रखा गया है कि जब तेज हवाएं आती हैं और तूफान आता है तो जरूर उन दौरान ट्रेनों के लिए बिल्कुल सुझाव, क्योंकि ट्रेन एक मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में मैं जतिन का रुख कर लेता हूं, क्योंकि जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक की हमसे तकनीकी कारणों से आवाज नहीं मिल पा रही है। जतिन, क्या गुजरात के तटीय इलाकों में भी परिवहन से जुड़ी हुई चीजें, ट्रेन हुई, बसें हुई, उनको लेकर कोई फैसला अभी किया गया है कि वो निलंबित रहेंगी? जी देखिए, अब तक तो जो है परिवहन में जो है कोई फैसला अभी तक जो है वो ऑफिशियल तौर पर लिया नहीं गया है। लेकिन बातें जिस तरह से जो है सूत्रों के हिसाब से अगर माने तो 13 तारीख को शाम को एक जो है समीक्षा बैठक होगी और उस समय स्थिति क्या रहती है, उस स्थिति को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने के बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। इसमें फ्लाइट का भी डिसीजन हो सकता है, इसमें ट्रेन का भी हो सकता है, आम जो सरकारी जो बसें हैं उनका भी हो सकता है, या तो आम लोगों के जो निजी जो वाहन है उसके लिए भी फैसला जो है वो तटीय इलाकों के लिए जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन वो 13 तारीख को शाम को वो फैसले जो है वो लिए जाएंगे। फ्लाइटों को बिल्कुल यहाँ पर असर होने वाला है। ट्रेनों को कितना असर होता है ये आने वाले वक्त में, यानी कि कल रात को जो है वो देर रात तक पता चलेगा कि ट्रेनों को इससे कितनी ट्रेनें जो है वो इफेक्टिव होती है। क्योंकि द्वारका सोमनाथ के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं उन ट्रेनों को जो है हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि उसको अभी कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। लेकिन वो कल रात को जिस तरह से पवन की स्थिति रहती है, जिस तरह से ये बिपरजॉय जो चक्रवात की जो कितनी स्पीड से वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से अभी सज्ज है, अभी से वहां पर लगे हुए हैं लोग क्योंकि अभी से देखा जा रहा है कि बहुत सारे यहाँ न कि सिर्फ जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया जाए और भी बाकी इलाकों में बहुत सारे जगहों पर पवन जो अभी लगातार जो है पवन की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे इलाकों में
बारिश के छींटे भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि लैंडफॉल भी होने की संभावना है, लेकिन वो 14 तारीख को लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल से भी लैंडफॉल शुरू हो जाए। किस प्रकार का प्रेशर बनता है उसके ऊपर सारी ये चीजें जो है वो डिपेंड करती है, और इस स्थिति को समीक्षा करने के बाद जो है वो सारे डिसीजन लिए जाएंगे कि परिवहन में किस तरह का नियंत्रण लाना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक शर्मा और जतिन रावल, आप दोनों का मुंबई और गुजरात से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।